को ये बड़ा सावधान रहना पड़ता है कि किस तरीके से कहाँ पैसा लगाए और उसको उसका कितना ज्ञान है, कितना वो ड्यू डिलिजेंस कर सकता है, कितना उसको नॉलेज है उस पर्टिकुलर मार्केट का, उस हिसाब से उस पैसे को लगाना चाहिए। अब मैं आपके साथ ज़्यादातर, क्योंकि कैपिटल मार्केट में ही लोग पैसा लगाते हैं और इसी में ही ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है, मैं आपको कैपिटल मार्केट के बारे में बताना चाहूँगा। कैपिटल मार्केट बहुत एक इम्पोर्टेंट वेन्यू है जिसमें कि पैसा लगाया जा सकता है। और कैपिटल मार्केट की महत्ता ऐसे भी बढ़ जाती है कि एक तरफ तो हम काफ़ी सारे लोग हैं जो पैसे को सेव करते हैं, और दूसरी तरफ से जो लोग हैं वो प्रमोटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों लोग, जिन्होंने पैसा लगाना है और जिनको पैसा चाहिए, वो मिलते हैं। और पैसा लगाने वाला कैपिटल मार्केट में पैसा लगाता है, और जिसको उस पैसे की ज़रूरत है, जो उस पैसे को इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रीज चला सकता है, ट्रेड और बिजनेस चला सकता है, वो उस पैसे को वहाँ से प्राप्त करता है। कैपिटल मार्केट अक्सर दो तरीके की होती है। एक प्राइमरी कैपिटल मार्केट, वो जहाँ पे नए शेयर बेचे या ख़रीदे जाते हैं, और एक सेकेंडरी मार्केट, शेयर पर्टिकुलरली कैपिटल मार्केट का ये भी एडवांटेज है, जो शेयर्स और डिबेंचर्स हमारे पास हैं, वो किसी भी टाइम हमको अगर पैसा चाहिए हो तो वो उसको ख़रीदने वाले भी काफ़ी लोग रहते हैं, और वो ख़रीद कर और हमको तुरंत से पैसा अवेलेबल हो जाता है। सो इन्वेस्टर जो है अपना पैसे को प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में लगाकर अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकता है, उसको वो रिटर्न को बढ़ा सकता है। और इस संबंध में आपको जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की जो महत्ता है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज़ मार्केट जो हेल्प करता है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। यदि बचत करने वाले लोगों के पास पैसा ऐसे ही पड़ा रहे तो वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन चैनल में नहीं लगेगा, और इसी प्रकार जो कैपिटल मार्केट है हमको हेल्प करती है कि उस पैसे को इकोनॉमिक प्रोडक्शन चैनल में लगाया जाए, और उससे हमको देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा हो। और इसलिए ये ज़रूरी है कि सिक्योरिटी मार्केट जो है एक बड़ी एफिशिएंट हो, बड़ी ट्रांसपेरेंट हो, और बड़ी सुरक्षित भी रहे। और इन्वेस्टर को की भी प्रोटेक्शन करनी ज़रूरी है, ताकि उसको उन माल प्रैक्टिसेस से, उसको मार्केट में होने वाली जो बेईमानियां हैं उससे उसको बचाया जा सके। तो मैं आपके साथ क्या क्या इस टाइम पे कानूनी प्रावधान है एक इन्वेस्टर को बचाने के लिए, वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक शेयर होल्डर जो एक कंपनी में शेयर खरीदता है, उसके क्या अधिकार हैं और कैसे उसके पैसा बचाया जा सकता है, और उसकी अगर मान लिया उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसकी कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और कहाँ उसको उसकी शिकायत फ़ाइल करनी है। कुछ ऐसी शिकायतें आपकी हो सकती हैं, जैसे कि आपने किसी कंपनी का शेयर ख़रीदा और उसके ऊपर डिविडेंड नहीं दिया गया, या कभी आपने किसी प्राइमरी एप्लीकेशन लगाई और उसका आपको शेयर एप्लीकेशन मनी वापस नहीं मिला, या किसी कंपनी में आपने कोई डिबेंचर लगाया और उसका डिबेंचर की मियाद पूरी होने के बाद आपको पैसा नहीं मिला, या जो ये मैंने सुविधाएं बताई हैं इसके ऊपर आपको कोई ब्याज नहीं मिला, या कोई फ्रैक्शनल शेयर था उसके ऊपर आपको जो उसको इक्विवेलेंट पैसा आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या कभी कोई प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ वो आपको नहीं मिला, या कोई इस तरह की कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में जाना है, और उसका जो आपको जो उसका समाधान मिलेगा वो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर मिलता है। और कंपनीज एक्ट में के अंदर हर एक शेयर होल्डर को कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। उन अधिकारों को मैं जल्दी से आपके साथ चर्चा करूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक शेयर होल्डर को अधिकार है कि जब भी उसने कोई शेयर ख़रीदा है, चाहे प्राइमरी मार्केट से या सेकेंडरी मार्केट से, उसको जो है शेयर सर्टिफिकेट मिले, और यदि वो शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक या मटीरियलाइज्ड डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में है तो उसको उसकी डिपॉजिटरी अकाउंट में उसका क्रेडिट मिले। हर एक शेयर होल्डर को एक एनुअल रिपोर्ट
कंपनी देती है, जिसमें कि कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट इत्यादि होती है, वो उसको मिले। और हर एक शेयर होल्डर को ये अधिकार होता है कि कंपनी की वो एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करे, और उसमें वो या तो स्वयं वोट कर सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि को अपॉइंट कर सकता है उसके बिहाफ पे वोट करने के लिए। और हर एक यदि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर दिया है तो वो उस कंपनी के डिविडेंड लेने का अधिकार है। और उसको यदि कंपनी किसी टाइम पे कोई राइट इशू, बोनस शेयर इत्यादि देती है तो वो उसको लेने का अधिकार है। और यदि कंपनी शेयर होल्डर्स के किसी भी अधिकार का कभी उल्लंघन हुआ है तो वो कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि कंपनी ने कोई एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की है तो उसके लिए वो शिकायत कर सकता है। और यदि 10% शेयर होल्डर या ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 10% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है तो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए भी कंपनी को रिक्वेशन कर सकते हैं। कोई भी शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर की मिनट बुक है उसको एग्ज़ामिन कर सकता है। और कोई भी शेयर होल्डर जिसके के ये नोटिस में आए कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट थी, रॉन्ग स्टेटमेंट थी या कोई गलत चीज़ दी गई थी, उसके लिए भी वो कंप्लाइंट कर सकता है। और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उसके बाद जो सभी लोन्स और जो बाकी लायबिलिटीज़ पे करने के बाद जो एक्सेस बचता है, रेजिडुअल प्रोसीड्स बचती है, उसमें भी उसको अनुपात में उसको लेने का अधिकार होता है। सो राइट ऑफ द शेयर होल्डर एज ए ग्रुप भी कुछ शेयर होल्डर्स को अधिकार हैं, जैसा कि वो रिक्वेशन दे सकते हैं 10% या उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल रखने वाले जो शेयर होल्डर हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए कंपनी को एक रिक्वेशन दे सकते हैं। वो अगर कंपनी में वोटिंग प्रोसेस प्रतिक्रिया होनी है और वो पूरी नहीं हुई तो उसमें वो एक पोल की भी डिमांड कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि कोई उनको लगे कि कंपनी ने कोई बेईमानी की है या उसके जो अफेयर्स हैं उसको ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा तो एनसीएलटी में भी वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अब यदि कंपनी में शेयर खरीदने की बजाय किसी ने डिबेंचर खरीदा है तो डिबेंचर होल्डर को भी एक बड़े कुछ अधिकार हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। जैसे कि अगर किसी ने कोई डिबेंचर ख़रीदा है तो उसके ऊपर उसको ब्याज लेने का अधिकार है। और जब डिबेंचर पूरा हो गया है, उसकी म्याद पूरी हो गया है तो उसको डिबेंचर लेने का अधिकार है। और एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड होता है, एक ट्राईपार्टाइट त्रिपक्षीय समझौता होता है कंपनी, डिबेंचर ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर के बीच में। उसकी कॉपी वो ले सकता है। या यदि उसको कोई कंपनी के प्रति कंप्लेंट है तो डिबेंचर ट्रस्टी को वो कंप्लेंट कर सकता है, तो वो भी डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेगा। अब मैं आपको एक विशेष ऑब्लिगेशन के बारे में बताना चाहूँगा जो कि कंपनी का ऑब्लिगेशन है, कंपनी का कर्तव्य है, ड्यूटी है। और भारत सरकार ने एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सेक्शन 124 और 125 जो कंपनीज एक्ट का है वो इन प्रावधानों को लागू करता है और आवश्यक तौर पे करता है। यदि किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो ये कंपनी का कर्तव्य है कि 30 दिन के अंदर उस डिविडेंड को कंसर्न शेयर होल्डर को दे दे। यदि 30 दिन के अंदर वो शेयर होल्डर को नहीं दिया गया तो अगले 7 दिन के अंदर उसको एक विशेष अकाउंट जो कि नेशनलाइज्ड बैंक में ओपन होना चाहिए उसमें जमा कराना होता है। और यदि वो पैसा 7 साल तक भी कंसर्न शेयर होल्डर्स को नहीं दिया गया तो ये कंपनी का कर्तव्य है कि उस पैसे को इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करे। और कोई भी शेयर होल्डर 7 साल तक उस पैसे को या तो कंपनी से ले सकता है और 7 साल बीत गए हैं तो उसको इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड से ले सकता है। यदि कोई ऐसा डिविडेंड जो लगातार 7 साल नहीं लिया गया, उसके जो सपोर्टिंग शेयर्स हैं, तो कंपनी का ये दायित्व बनता है कि वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करे। और किसी भी टाइम बाद में
यदि शेयर होल्डर के ध्यान में आए कि उसको डिविडेंड नहीं मिला है या उसको जो है उसके शेयर जो हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में दिए गए हैं, तो एक प्रतिक्रिया फॉलो करने के बाद वो इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड से वो डिविडेंड या वो जो है शेयर्स हैं उससे वापस ले सकते हैं। जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड है, जो इस पैसे को क्या करता है, वो पैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फ़ंड इस पैसे को शेयर होल्डर्स की अमानत के तौर पे रखता है। किसी भी टाइम वो शेयर होल्डर चाहे तो उस पैसे को वापस ले सकता है। इसी तरह से उस कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैसे को ये इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फ़ंड में खर्च करने के लिए भी करता है, ताकि लोगों की जानकारी इसके बारे में बढ़ाई जाए, और जो अनक्लेम्ड डिविडेंड अनक्लेम्ड डिबेंचर रह गए हैं उनको देने में भी उस पैसे को इस्तेमाल करता है। अब मैं आपको दूसरा पहलू बताऊंगा कि सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक दूसरी संस्था है जो कि इक्वली तौर पर इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फ़ंड के ऊपर काम करते हैं। सो जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ना करने के रोकने के लिए कार्य करता है, और ये कोई इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कोई भीतरी लोग जो हैं उसका भीतरी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाकर कोई उसका दुरुपयोग ना करे, उसके लिए भी कार्य करता है। सेबी ने जो है इसके लिए कई कानून बनाए हैं, कई नियम बनाए हैं, जिसको कि प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा जाता है, या सेक्शन 15A से 15HA तक कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन दे लोगों को, और ना देने के बाद जो है सेबी उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। इसी तरह से सेबी जो है म्यूचुअल फ़ंड को कोई कानून का उल्लंघन करते हैं, या कोई स्टॉक ब्रोकर या कोई कंपनी के अधिकारी या कोई इरेगुलरिटी करते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो उनको देनी चाहिए लेकिन वो नहीं देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेबी इसका कार्य करता है। अब मैं आपको सेबी में जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फ़ंड की प्रक्रिया क्या है, इसी प्रकार मैं आपको इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म जो सेबी के तहत क्रिएट किया गया है उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। जो कोई भी कंप्लेंट आपको किसी स्टॉक ब्रोकर से है, ऑथराइज्ड एजेंट से है, स्टॉक एक्सचेंज से है, डिबेंचर ट्रस्टी से है या डिपॉजिटरी से है, तो आप जो है सेबी के सामने ला सकते हैं। और सेबी जो है कोई भी इरेगुलरिटी इन द इशू ऑफ शेयर, कोई प्रोस्पेक्टस में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो उन चीज़ों को भी, कोई पोंजी स्कीम आपके नोटिस में आती है या कोई अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट स्कीम चला रहा है, ऐसी कोई कंप्लेंट आपके नोटिस में आते हैं, तो भी आप सेबी के नोटिस में ला सकते हैं, और सेबी उसके अगेंस्ट जो है कार्य करेगा। इसमें अब ये ज़रूरी है कि स्टेप्स क्या होंगे सेबी के स्टेप्स ये होंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो हम चलेंगे कि इन्वेस्टर सर्विसेज सेल कंस्टिट्यूट किया गया है हर एक स्टॉक एक्सचेंज के तहत, और इन्वेस्टर ग्रीवेंशियल रिड्रेसल कमेटी है, उसके बाद आर्बिट्रेशन है। स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जो कोई भी कंप्लेंट आपको किसी से भी रिलेटिंग है तो सेबी के जो स्कोर जो सेल है उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं, ताकि जब तक कि आपकी समस्याओं का समाधान ना हो। और इसके ऊपर आपको जो है इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी को भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उससे भी आपका समाधान नहीं होता है तो आप आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा तब भी समाधान नहीं हो सकता है तो आप एक जुडिशरी का भी सहारा ले सकते हैं। इन टोटल जो है आपको मैं एक समरी के तौर पे बताना चाहूँगा, बैंकिंग के प्रति आपको कोई प्रॉब्लम है तो आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं, डिपॉजिट से रिलेटिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से कर सकते हैं, इंश्योरेंस से कोई प्रॉब्लम है तो आप इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को पेंशन से के प्रति कंप्लेंट कर सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कोई प्रॉब्लम है तो नेशनल हाउसिंग बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं, चिट फंड की कोई प्रॉब्लम है तो रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड्स को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन
अपने आप को सावधान रहना होगा, अपनी जानकारी खुद इसके बारे में बतानी होगी। और जो आपको सावधानियां रखनी हैं, कोई भी स्कीम जो है, आप कोई कहीं भी पैसा लगाना चाहते हैं तो आप उसकी पूरी तरह से अध्ययन करें और उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस करें, किसी के बहकावे में ना आएँ। कहीं आपको अनरीज़नेबल या ज़्यादा रिटर्न मिल रही है तो उसमें एकदम बातों में ना आ जाएं, उसको खुद स्टडी करें। और इसके साथ ही मैं आपको गुड विशेस देना चाहूँगा कि आप अपने पैसे को ठीक तरीके से लगाएं, पूरी जान